हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो प्रोसीजर होता है, कंप्लीट प्रोसीजर हम डिस्कस करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं और हम कैसे म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हमने पढ़े थे अपनी पुरानी वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कंप्लीट प्रोसीजर है म्यूटेशन ब्रीडिंग का, यानी म्यूटेशन को हम प्लांट ब्रीडिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्या होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग? जब हम म्यूटेशन को यूज़ करते हैं डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स इंड्यूस करने के लिए अपनी क्रॉप्स में, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व होती हैं फ्रॉम इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन टू आइसोलेशन ऑफ डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स, मतलब कि जो म्यूटाजन है उसको यूज़ करके म्यूटेशन इंड्यूस्ड करने से लेके हम जो हमारे डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स हमें मिलते हैं उनको आइसोलेट करने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसको यूज़ करते हैं। और म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? इंड्यूस करना म्यूटेशन को किसी क्रॉप में, किसी प्लांट, जो भी हमारी क्रॉप स्पीशीज़ है, और वहाँ से कुछ डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स आइसोलेट करना और एज अ वैरायटी हम उसको रिलीज़ करना, ये कंप्लीट क्या कहलाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को हमें क्लियरली प्लान करना चाहिए, बिकॉज एक तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस को हमें स्क्रीन करना पड़ता है इफ़ेक्टिव म्यूटेशन के लिए, मतलब कि हमें बहुत फ्रीक्वेंसी कम होती है डिज़ायरेबल म्यूटेंट जो म्यूटेशन मिलता है हमें, उसकी लगभग 0.1% ही हमें क्या मिलता है? डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स मिलते हैं, बाकी अनडिज़ायरेबल होते हैं या म्यूटेशन नहीं होता है, या तो पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी म्यूटाजन के इफ़ेक्ट से। तो बेसिकली ये हमें केयरफुल्ली हमें डिसाइड करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है जितनी भी एक्टिविटी होती हैं। ये सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग में। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करना है। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप म्यूटेशन करने जाओगे तो क्लियरली आपको कोई मतलब कि इसका कोई इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है? हमें एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है कि सपोज़ ये प्लांट है, ठीक है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं? हम इसमें कोई किसी डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज हमें जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, जो एग्जिस्टिंग जर्मप्लाज्म है, उसमें हमें उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन नहीं मिला। ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं था फॉर एग्जांपल। तो हमने अपने प्लांट में हम क्या करना चाहते हैं? उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये हमारा एक क्लियर कट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। तो एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कट, जब हम कोई म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि कौन सी वैरायटी में, कौन से जो आपके प्लांट्स हैं उनमें म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट किया जाए। तो फिर हमें सिलेक्शन ऑफ वैरायटी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट है कि कौन सा पार्ट हम ट्रीट करें प्लांट का, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्रॉप होता है। अगर कोई क्रॉप सेक्सुअली प्रोपोगेटेड है, जनरली हम सीड को करते हैं। अगर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड है तो उसका कोई प्लांट पार्ट हम यूज़ करते हैं म्यूटेशन इंडक्शन के लिए। फिर डोज ऑफ म्यूटाजन क्या होनी चाहिए उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। फिर म्यूटाजन ट्रीटमेंट कैसे देंगे? हम म्यूटाजन ट्रीटमेंट देना पड़ता है और टाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को म्यूटाजन का ट्रीटमेंट देंगे। देन उसके बाद आता है हैंडलिंग ऑफ म्यूटाजन ट्रीटेड पॉपुलेशन। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो ब्रीडिंग का प्रोसीजर होता है कि हम कैसे उसको फिर हैंडल करते हैं। जो हमें एक पॉपुलेशन मिलती है जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि वेराइटल डेवलपमेंट में आगे हम उसको फिर कैसे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, हमने पहले ही बोला कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है हमें। एक क्लियर कट हमारा वेल डिफाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे पास कि क्यों हम म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा हमारा पर्पज़ है म्यूटेशन क्रिएट करने का, मतलब कौन सा कैरेक्टर हम डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिना किसी उसके बिना ऑब्जेक्टिव के हमें आगे नहीं बढ़ना है, जिससे हमें क्या होगा? बेसिकली हमारा टाइम वेस्ट होगा और रिसोर्सेज ही वेस्ट होंगे, क्योंकि जब तक हमारा कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है हम उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही कम है हमारी जो डिज़ायरेबल म्यूटेशन मिलने की फ्रीक्वेंसी है, यानी लगभग 800 म्यूटेंट प्लांट में से सिर्फ एक ही आपको डिज़ायरेबल मिलेगा।
और डिज़ायरेबल म्यूटेशन आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस स्क्रीन करनी पड़ती हैं। ठीक है, फर्दर इसमें फ़र्क पड़ता है कि कैरेक्टर क्या है, ओलिगोजेनिक है या पॉलीजेनिक है। अगर कैरेक्टर हमारा ओलिगोजेनिक है यानी ये क्या है, जो स्मॉल नंबर ऑफ जीन से जो कैरेक्टर गवर्न होते हैं उनको ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। उनके लिए अलग तरीके का प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, और जो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स होते हैं अगर उनको हमें इम्प्रूव करना है उनके लिए हम जो हैंडलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो कैरेक्टर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ओलिगोजेनिक है या पॉलीजेनिक है। सेकेंड स्टेप है, सबसे पहले तो हमने एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है। क्लियर कट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है कि उस क्रॉप में, पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सी वैरायटी को हमें म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट देना है। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, वीट की बहुत बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप हो चुकी हैं। तो उन सब वैरायटीज़ में से कोई एक स्पेसिफिक वैरायटी हम चूज़ करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी वैरायटी कोई अगर है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर क्रॉप में, पर इस वैरायटी में कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट है, तो उस स्पेसिफिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम इस वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसी वैरायटी हम सेलेक्ट करते हैं म्यूटाजेनेसिस के लिए। म्यूटाजेनेसिस होता है म्यूटेशन इंडक्शन का जो प्रोग्राम है पूरा, यानी प्रोसीजर ऑफ जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटाजेनेसिस। तो बेसिकली ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करते हैं हम जो कि बेस्ट वैरायटी है, अवेलेबल है इस टाइम पे, सबसे अच्छी वैरायटी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी ईल्ड अच्छी है, अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स उस वैरायटी के अच्छे हैं, बट उस वैरायटी में कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी का सीड हम क्या करते हैं, जो म्यूटेशन इंडक्शन है उसके लिए यूज़ करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सीड हम यूज़ कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है कि वो प्योर होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। उसी वैरायटी का सीड हमें जो प्योर है एकदम वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में हम म्यूटेशन इंडक्शन के लिए कोई भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पीशीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वेल एस्टेब्लिश्ड वैरायटी ही यूज़ करें जिसमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो, स्पेसिफिक डिफेक्ट हो। बट अगर हमने क्या करना है, अगर हमने कोई और प्लांट या कोई नॉर्मल कोई स्पीशीज़ या कोई भी जीनोटाइप हमने यूज़ किया म्यूटेशन इंडक्शन के लिए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो म्यूटेशन आएगा उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपनी इस सुपीरियर वैरायटीज़ में। यानी कि फिर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले ही अपनी जो डिज़ायरेबल वैरायटी है जिसमें कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट आ गया है उसी को हम क्या करें, उसी वैरायटी के सीड को लें म्यूटेशन के लिए, या हम किसी दूसरे प्लांट में भी म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब इसमें म्यूटेशन आ जाएगा आपका डिज़ायरेबल, अपनी वैरायटी के साथ इसको क्रॉस करा के आप अपनी वैरायटी में वो पर्टिकुलर म्यूटेशन जो म्यूटेंट जीन है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, यानी क्रॉसिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो। जब आपने एक बार अपनी वैरायटी सेलेक्ट कर ली, अब आपको डिसाइड करना है कि उसके जो प्लांट हैं उस वैरायटी के, उसका कौन सा पार्ट आपको म्यूटाजेन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है। तो बेसिकली हम कोई भी प्लांट पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं म्यूटाजेन ट्रीटमेंट के लिए, जैसे सीड हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, या जैसे बर्ड्स हैं, कटिंग्स है, जो वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, या कंप्लीट प्लांट को भी हम म्यूटाजेनेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है, ठीक है, और उसका जो ब्रीडिंग बिहेवियर है, उसको कैसे हम उसकी प्रोपगेशन कैसे होता है। ठीक है, जनरली तो हम सीड ही यूज़ करते हैं। अगर वो सेक्शुअली प्रोपगेटेड क्रॉप है तो हम उसमें ज़्यादातर सीड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो सेक्शुअली प्रोपगेट हो रही है, सीड के थ्रू हो रही है, या वो वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हम उसमें प्रोपगेशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो सेक्शुअली प्रोपगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें ज़्यादातर हम सीड में ही म्यूटेशन करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सीड डेवलपमेंट होता है। और क्योंकि जो सीड होता है वो एक क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। मतलब कि जब तक वो सीड है उसमें कोई बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, वो एकदम साइलेंट होता है, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं होती हैं। बट जब उसमें हम म्यूटेशन करवा देंगे आफ्टर, फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको सोकिंग करेंगे उसकी वाटर में, और उसको जर्मिनेशन करेंगे, तब उसमें क्या होती है,
जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो शुरू होती है, कोई भी एक्टिविटी है उसके बाद ही शुरू होती है। और सीड हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट पार्ट्स, जैसे लीफ कटिंग हो गया या स्टेम कटिंग हो गई, उनसे ज़्यादा हार्ड है। तो ये जो म्यूटाजन का जो इफ़ेक्ट होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, उसको अच्छे से विदस्टैंड करते हैं, यानी वो ये जल्दी मरते नहीं हैं। इनमें म्यूटेशन, डिज़ायरेबल म्यूटेशन मिलने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और प्लांट का सर्वाइवल भी का भी रेट भी सीड जब हम यूज़ करते हैं तब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट पार्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादातर सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप है, उसमें सीड डेवलपमेंट होता है क्रॉप में, तो आप सीड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वेजिटेटिव पार्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो केमिकल म्यूटाजन होते हैं बेसिकली सीड्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। बट फिजिकल म्यूटाजन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सरे है, गामा रे है, ठीक है। देन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कौन सा पार्ट यूज़ करना है, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि जो म्यूटाजन आप यूज़ कर रहे हो, यानी अगर सपोज़ आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, उसकी कितनी डोज आप यूज़ करोगे, यानी उसका कितना % सॉल्यूशन बनाओगे आप, अगर वो केमिकल है तो। और अगर वो फिजिकल एजेंट है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी म्यूटाजन के ट्रीटमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डोज ऑफ म्यूटाजन कि वो डिसाइड करनी पड़ती है, और कितनी ड्यूरेशन तक हमें ट्रीटमेंट देना है, 1 मिनट देना है, 2 मिनट देना है, 5 मिनट देना है। तो ये हम डिसाइड करते हैं कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट लगाकर, यानी कि हम डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है म्यूटाजन की। आप क्या करते हो, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल म्यूटाजन है EMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ठीक है। ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है ये केमिकल म्यूटाजन के एज ए म्यूटाजन। तो आपने इसकी डिफरेंट आप इसके कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लोगे। जैसे 0.1% का आपने सॉल्यूशन बनाया, दूसरा आपने बनाया 0.5% का, फिर 1% का सॉल्यूशन बनाया, 1.5% का सॉल्यूशन बनाया, ऐसे करके आप हर एक कंसंट्रेशन पे अपने सीड को ट्रीट करके देखोगे सबसे पहले, ठीक है। आप देखोगे कि कौन सी कंसंट्रेशन पे आपको इफ़ेक्टिव म्यूटेशन मिल रहे हैं और प्लांट्स का सर्वाइवल भी है, ठीक है। यानी वाइटल म्यूटेशन मिलने की, जहाँ पे जिस कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, आप उसी डोज को आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपको डोज डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो म्यूटाजन होता है वो जर्मिनेशन पे भी को भी रिड्यूस करता है, उसमें निगेटिव इफेक्ट डालता है, प्लांट के ग्रोथ रेट को भी कम कर देता है, उसके विगर और फर्टिलिटी को भी निगेटिवली इम्पेयर्ड करता है, ठीक है। और प्लांट्स, ऐसा देखा गया है कि जो म्यूटाजन है उसके ट्रीटमेंट के बाद प्लांट्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। जब वो या तो क्या होगा, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। सबसे पहले सपोज आपने क्या किया, आपने प्लांट्स अपने सीड को ट्रीट कर दिया म्यूटाजन से। आफ्टर ट्रीटमेंट आप उनको सोइंग करोगे और उसमें जर्मिनेशन होगा प्लांट सीड्स में। तो बहुत सारे सीड तो हो सकता है जर्मिनेट ही ना करें, सीड स्टेज में ही वो किल हो जाए। कुछ आपके जर्मिनेट तो कर जाएं बट उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी प्लांट की, ठीक है। ऐसे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी आते हैं आफ्टर म्यूटाजन ट्रीटमेंट। कुछ आपके जर्मिनेशन स्टेज में मर जाएंगे, फिर कुछ ही प्लांट होंगे जो आपको सर्वाइवल हो मिलेगा, जिनका आपको, ठीक है, उनमें रूट शूट डेवलप होंगे, फिर फर्दर प्लांट डेवलप होगा। बट इनमें भी फिर पता नहीं हमें कि जो म्यूटेशन आया है वो हमारा डिज़ायरेबल है या नहीं है। तो हम बहुत सारी डोज ट्राई करते हैं म्यूटाजन की, ठीक है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन हम उसकी ट्राई करते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि डोज ऑफ म्यूटाजन क्या होगी, यहाँ से हम उसको एस्टिमेट करते हैं पहले ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। जनरली जो म्यूटाजेंस होते हैं वो कैसे चेंज करते हैं क्रोमोसोम में, वो क्रोमोसोमल चेंजेस लाते हैं और माइटोसिस और मियोसिस को जनरली इरेगुलर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो आपका, अगर आप म्यूटाजन की डोज बढ़ाते जाओगे, जैसे 0.1 से आपने 0.5 कर दी, डोज बढ़ा दी, तो इससे क्या हो जाएगा, डैमेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रिस्क भी बढ़ जाएगा प्लांट में डैमेज होने का, प्लांट्स के मरने का, सीड के ही डेड हो जाने का, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ऑप्टिमम डोज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो एक ऑप्टिमम डोज क्या होती है किसी म्यूटाजन की, ऐसी डोज होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे म्यूटेशन की आपको, और साथ साथ मिनिमम किलिंग हो उससे, यानी प्लांट मरे भी कम और हमें म्यूटेशन भी ज़्यादा मिले। सो एन ऑप्टिमम डोज इज़ द वन विच प्रोड्यूस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस एंड कॉज द मिनिमम किलिंग, ठीक है। तो ये जो डोज होती है हमारी,
इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और बहुत सारे वर्कर्स ने इसको LD50 डोज भी कहा है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है म्यूटेशन पे, वो उनका मानना है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि LD50 डोज किसी म्यूटाजन की आइडेंटिफाई करके वो ऑप्टिमम होती है। ठीक है, LD50 डोज कौन सी होती है म्यूटाजन की? ऐसी डोज होती है जिसपे 50% ट्रीटेड इंडिविजुअल मर जाते हैं और 50% आपको सर्वाइवल मिलता है। यानी अगर आपने 100 सीड को ट्रीटमेंट किया तो LD50 डोज पे, ठीक है, इसको बोलते हैं लीथल डोज 50, यानी LD मीन्स लीथल डोज। तो LD50 का मतलब है कि आपने इस डोज पे आपने 100 सीड्स को क्या किया, ट्रीटमेंट दिया। सपोज़ किसी केमिकल की, सपोज़ EMS की, फॉर एग्जांपल इथाइल मीथेन सल्फोनेट की LD50 डोज क्या है, 0.5% है। तो 0.5% सॉल्यूशन में आपने 100 सीड को ट्रीटमेंट दिया। आफ्टर ट्रीटमेंट इनमें से 50 सीड आपके किल हो जाएंगे किसी भी स्टेज में से, और 50 आपके क्या होंगे, सीड सर्वाइव करेंगे जिनमें आपको म्यूटेशन मिलेगा। तो ऐसी डोज आपकी ऑप्टिमम होती है। हर एक केमिकल की ये डोज अलग होती है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो LD50 इज़ द डोज ऑफ अ म्यूटाजन विच वुड किल 50% ऑफ द ट्रीटेड इंडिविजुअल। LD50 वेरीज विद द क्रॉप स्पीशीज़ एंड विद म्यूटाजन यूज़। यानी कि किस क्रॉप में आप यूज़ कर रहे हो उस म्यूटाजन को, इस पर भी डिपेंड करता है कि LD50 डोज क्या होगी। क्योंकि कुछ क्या होता है ना, कुछ क्रॉप के सीड तो हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कंपेयर करो वेजिटेबल सीड जो हैं और जो सीरियल्स के सीड हैं, यानी व्हीट, राइस, इनके जो सीड होते हैं, आप उनको अगर देखोगे, ये राइस का सीड है, ठीक है, व्हीट का सीड है, मेज़ का सीड है, और आप वेजिटेबल के सीड को कंपेयर करो, जैसे आप टमाटो का सीड हो गया है ना, और भी जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, कुकुम्बर्स हो गए, इनके सीड हो गए, ये बहुत ही, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं ये, है ना, तो ये सॉफ्ट होते हैं। तो इनमें LD50 डोज आपकी कम होगी। ठीक है, बिकॉज ये जल्दी इनके मरने के चांसेस होंगे। जो सीरियल्स के सीड होते हैं जैसे व्हीट का, राइस का, मेज़ का, आपने देखा है, ये ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं, इनमें वाटर कंटेंट कम होता है और ये हार्ड होते हैं। तो इनमें LD50 डोज ज़्यादा हो जाएगी सेम केमिकल की। ठीक है, बिकॉज ये ज़्यादा कंसनट्रेशन पे भी मरेंगे नहीं क्योंकि ये हार्ड सीड है। ठीक है, सो बेसिकली एक प्राइमरी एक्सपेरिमेंट पहले हम कंडक्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि सूटेबल डोज क्या होगी जो हमें मैक्सिमम म्यूटेशन दे और मिनिमम प्लांट्स की किलिंग हो। ठीक है, तो ये वेरी कर सकती है। और बेसिकली इसी के साथ हम टाइम ऑफ ट्रीटमेंट भी आइडेंटिफाई करते हैं। टाइम ऑफ ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करने से हमारा क्या मतलब है कि कितनी ड्यूरेशन तक हमें ट्रीटमेंट देना है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिले। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 5 मिनट तक, ये सारे हमें ऐसे करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, तो इसके बाद के जो आपके स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।